पिता बाहर गए और एक लोमड़ी से मिले जो दूध से फूली हुई थी और जल्द ही मरने वाली थी। ऐसी स्थिति में बड़ी भेड़िया ने मदद के लिए अपना बड़ा मुंह खोला, पर किसने सोचा था कि लोमड़ी पिता के ताकतवर शरीर को देखकर अपनी जादुई चाल से उन्हें घने जंगल में खींच ले जाएगी। बाद में प्रधान ने सभी को बुलाया और पिता की खोज में पहाड़ पर गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। माँ भी 7 साल बाद अत्यधिक दुख की वजह से चल बसी। मरने से पहले माँ ने न केवल पुराने घर को जला दिया, बल्कि मेरे लिए खून से एक पत्र भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि मुझे इस जीवन में फेंग शुई को नहीं छूना है और अनिच्छुक मैं सिर्फ भिखारियों के साथ पुल की गुफा में रहने और भूख लगने पर आवारा कुत्तों के साथ खाना छीन सकता था। मेरा जीवन कठिन था लेकिन बहुत सम्मानजनक था। फिर एक सर्दी की शाम अचानक एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि वह अपनी बड़ी रजाई मेरे फटे पुराने कपड़ों के बदले बदलना चाहता है। पिता ने मेरे कपड़े ले लिए और मुझसे घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने को कहा। मैं निराश होकर कुछ नहीं कह सका और उनसे मेरे कपड़े वापस करने को कहा। आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस मुझे कुत्ते की तरह देखता रहा। जिंदा रहने के लिए मैं मजबूर होकर उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। तभी वो आदमी संतुष्ट होकर बड़ी सी कपास की जैकेट मेरे ऊपर फेंक दी, लेकिन वह बड़ी जैकेट पहले से ही बर्फ और बर्फीले पानी से भीगी हुई थी और उसके अंदर से पेशाब की बदबू भी आ रही थी। ठंडी जैकेट ने मेरी हड्डियों में छुभन कर दी और मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह कांपते हुए। आदमी मेरे सामने आकर मुझे सीधा एक थप्पड़ मार दिया। शो में उस श्वेतों के चले जाने के बाद मैं नहीं मरा, बल्कि एक बूढ़े भिखारी द्वारा बचाया गया जो पहले मेरे साथ रहा था। होश में आने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा हाँ। फिर बूढ़े ने मुझे अपना शिष्य बनने के लिए कहा और बताया कि वह मुझे फेंग शुई की कला सिखाएगा। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने माँ द्वारा छोड़े गए खून से लिखे आखिरी शब्द नहीं भूले, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। चैनची, तुम चैन ताओलिन के बेटे हो, तुम फेंग शुई के ड्रैगन हो, तुम्हें ये सीखना ही होगा। लेकिन मैंने कभी बूढ़े व्यक्ति को नहीं बताया कि मैं। उसे बोलने के बाद उसने मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और मुझे एक पत्थर के स्टूल पर ले जाकर दूर की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें भविष्य में उस चांगबाई पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर इस संसार को देखना होगा। उसकी बातों ने मेरे विचारों को विचलित कर दिया और अंततः मैंने मान लिया और माँ की खून से लिखी इच्छाओं के खिलाफ गया। उस घटना के बाद हर दिन बूढ़े हुआंग ने मुझे फेंग शुई के कौशल सिखाए। उन्होंने कहा कि उनका कौशल एक किताब से आया है जिसका नाम है जिन जुआन यूहान। ये किताब सम्राट के आशीर्वाद से मिली एक गुप्त पुस्तक है। कहा जाता है कि जो कोई भी जिन जुआन यूहान के अवशेष को पा लेता है वो इतिहास में अपना नाम छोड़ सकता है। जियांग ताइगोंग को कुनलुन पर्वत से फेंग शुई का अध्याय मिला जिससे उन्होंने जो को स्थापित किया और 800 वर्षों तक शासन किया। 诸葛亮国到蜀片三番के 乱世天下 मिले और 刘伯温को 名利篇 का एक थोंदा मिंग江山 मिला, लेकिन यह नहीं सोचा था कि लाओ हुआंग के पास वनजंग द जिन जुआन यूहान है। उसने मुझे बताया कि पूरी किताब पाना कोई अच्छी बात नहीं है, हर कोई इस अद्भुत किताब को संभाल नहीं सकता। बूढ़े हुआंग ने भी पूरी जिन जुआन यूहान पढ़कर ही यह समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उल्टा उसे सांसारिक प्रेम को छोड़कर चांगबाई पर्वत के नीचे भिखारी बनना पड़ा। लेकिन बूढ़े हुआंग ने अर्थपूर्ण तरीके से मुझे बताया। क्या आपको शुरुआत का वह वांग खुओगुआंग याद है? हाँ याद है। मैं उस आदमी को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। पहले मैं तुम्हें ये स्कैन करके देता हूँ। छोटा तिलछट्टा। सबको धन्यवाद। पीले रास्ते पर जाकर उसे खोजो, न केवल उस समय के बदले के लिए बल्कि तुम्हारे घर के मसले के लिए भी। मेरा दिल धड़क उठा। इतने सालों में मैंने बूढ़े से पिता के बारे में कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन वो हमेशा कह रहे थे कि कुछ बातें उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। फिर बूढ़े ने कहा कि क्यानलोंग के मामले में उड़ान है, इसके बाद तुम्हें इस दुनिया की गलियों में जाना चाहिए। मैंने गंभीरता से कहा कि मैं चेन की आपको निराश नहीं करूंगा। बूढ़ा मेरी बात सुनकर इसके बाद उसने एक निर्देश डाला और भी एक चीज के लिए मुझे परेशान किया। सांसारिक दुनिया में मेरी एक बेटी है जिसे मैंने फंसा दिया है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है, केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। उनकी वो अपूर्व विनती भरी आंखें देखकर मैंने बिना कुछ कहे हामी भर दी। वोंग ने एक पुरानी विवाह पत्रिका मुझे सौंपी। मेरे भाई ने उस पर खून से अपना नाम लिखा। साथ ही मन में एक कसम खाई कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी तरह का हो, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, सुंदर कुरूप, मैं चेंची उसकी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। अच्छी नींद लेना, सुबह जब उजाला हो तो आगे बढ़ना। हालांकि अगली सुबह जब मैं उठा तो लाओ हुआंग एक रात बीच में मांस जलकर राख हो गया और केवल सफेद हड्डियां बची थी। वास्तव में जब मैंने पूरा जिन जुआन यूहान सीख लिया तो मुझे पता चल गया था कि बूढ़े हुआंग का अंत निकट है। यह प्रतिघात था और यह भी कि उन्होंने गुप्त विद्या मुझे सिखाई थी। मैंने बूढ़े हुआंग की अस्थियों को ले जाकर उन्हें चांगबाई पर्वत की तलहटी में बिखेर दिया और उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की। इसके बाद मैंने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी विवाह की पांडुलिपि देखी। उस पर जिंगलिनसू लिखा था जो बूढ़े हुआंग की बेटी का नाम है। मैं समझ गया कि पुराने हुआंग ने मेरी जान की कीमत पर मुझे कला सिखाई और यह सब उनकी बेटी की वजह से था। अंत में मैं ट्रेन से राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचने के बाद पश्चिमी जिले में मैंने एक लंबे समय से बंद चायखाना खोजा। इस चायखाने का नाम जिंदयांदे था जो कि पुराने हुआंग ने मुझे छोड़ा था और यह मेरी भविष्य की जीविका का साधन था। चायखाने की बाहरी पहली बात जो मैंने शांगजिंग में की वह है कि पहले कुछ पैसे कमा लूं ताकि जीवन यापन करना सबसे महत्वपूर्ण हो। दरवाजा खोलने के बाद न तो कोई छुपी हुई आवाज आई और न ही चाय पीने आने वाला कोई असली ग्राहक दिखाई दिया। अगर 2 दिन और कोई आवाज नहीं आई तो मैं सोचता हूँ कि चाय दुकान भी बंद कर सकता हूँ। आखिरकार इस रात में मैंने अपनी पहली ग्राहक का इंतजार किया। चाय घर में एक सफेद पोशाक पहने युवती आई, मुझे देखते ही आगे बढ़ी और पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लड़की हंसकर जवाब देती है, त्यान झुंदीबेई। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। माँ, ये क्लासिक व्यापार का एक गुप्त वाक्यांश है, एक नाटक के संवाद से लिया गया। जब ग्राहक ये कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे वास्तविक कौशल वाले विशेषज्ञ को ढूंढने आए हैं और मेरा जवाबी गुप्त वाक्यांश उन्हें यह आश्वस्त करने के लिए है कि जो भी मदद चाहिए वो मिल जाएगी। इसके बाद मैंने जल्दी से एक कुर्सी निकाली और पूछा कि वह क्या चाहती है। लड़की ने अपनी सुंदर आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, इन्यून, विवाह या भाग्य। मैंने विनम्रता से कहा, मुझे अपना जन्म समय और तारीख दें। तभी मैंने कुछ अजीब पाया। लड़की की नजरें मुझे अलग तरीके से देख रही थी, लेकिन कैसे ये नहीं कह सकता। लड़की ने बिना झिझक अपना जन्म समय और तारीख बता दिया। विवस्त्रवर्षीय में माओ के महीने में तारे के 4 दिन के समय लौटे। उसके 8 अक्षरों को सुनकर मैंने भौहें सिकुड़ ली। उसका भाग्य संतुलन में नहीं था और यह अच्छा नहीं था। 8 अक्षरों से देखने पर भाग्य साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे एक धुंध में ढका हो, लेकिन यह मुझे नहीं रोक सकता। अजीब धुंध के समान मेरे पास इतनी कुशलताएं हैं कि मैं इसे दूर कर सकता हूँ। फिर भी सबसे कठिन भाग्य को भी मैं साफ कर सकता हूँ। समझ में आ गया। ये सोचते हुए मैंने निकलाए तांबे के सिक्के और विशिष्ट तरीके से सिक्कों को गिरा दिया। 3 सिक्के अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, जिनमें से 2 का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर था। एक इधर उधर डगमगाते हुए मेज के कोने पर टेढ़ा खड़ा था। ये मृत कद्दू था। इसे देखकर मेरे अंदर एक झटका लगा, जिसे मृत कद्दू कहा जाता है। शतरंज के खेल में एक मृत स्थिति के समान जिसे हल करना असंभव है और इसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, यह स्थिति उत्पन्न होती है। मैं एक थोड़ी अजीब लड़की हूँ। मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम नाना है। एक रात मैं कुत्ते को घुमा रही थी। अचानक मैं अपने अजीब पड़ोसी से मिली। देखा कि गोरी और खूबसूरत मैं उसकी तरफ आ रही थी। वह खौफनाक चेहरा बनाकर मेरे पास आई। ये पड़ोसी साफ दिखता है कि एक अजीब बूढ़े रंगीले जैसा है।
19 साल की नाजुक कली होने के नाते मैं डर गई, मैं घबरा गई, लेकिन अंदर से मैं उम्मीद और विरोध में संघर्ष कर रही थी। लेकिन नाना की पागल चीख ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। उसने अपने दांत दिखाए और पंडित हौसी की ओर गुस्से से देखा। पंडित हौसी रुक गया और मुझसे हंसकर पूछा, यह कुत्ता काटेगा तो नहीं? वह लोगों को काटती है और उसने लोगों को काटकर मार भी डाला है। मेरे शब्दों से डरा पड़ोसी वहां से भाग गया। उसके बाद वह बस अंधेरे में छिपकर मुझे देखती रहती थी। बाद में जब मैं घर बदलने वाली थी, मैंने जिज्ञासा से ऑनलाइन पड़ोसी की जानकारी देखी। असल में वह सच में महिलाओं पर अत्याचार के एक पूर्व अपराधी और फरार थी। नाना ने तब मेरी मदद की थी और मैंने उसे हॉटपॉट बना दिया क्योंकि मैं अपने पड़ोसी से प्यार करने लगी। आप कहें क्या मैं अजीब हूँ या नहीं,